प्यारे छात्रों, एजुकेशन हिट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको कला संकाय के माध्यम से कला से संबंधित सभी कोर्सों की तैयारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराता रहता हूं, जिसमें आईजीडी, टेक्निकल आर्ट, टीजीटी, पीजीटी, बीएफए, एमएफए, बीए ड्राइंग, एमए ड्राइंग और मूर्ति कला और पेंटिंग वगैरह की बिक्री आदि के विषय में पूरी तैयारी आपको मैं कराता हूं। आज इस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी आज मैं आपको कराने जा रहा हूं, जिसमें इंटर टेक्निकल आर्ट की तैयारी मैं कराऊंगा, जिसकी परीक्षा फरवरी में होनी संभावित है और होने जा रही है। ये एक पेपर होगा, 100 नंबर का होगा और यदि आप इस परीक्षा को पास कर लेते तो आपके लिए कला टीचर बनने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है। कुछ छात्र इस परीक्षा को बहुत सरल तरीके से करना चाहते हैं और उसमें 35 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर ले आते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जब इसी परीक्षा के आधार पर आपका चयन कला टीचर के लिए होने जा रहा है तो इसमें आपके नंबर 80 या नंबर 90 तक होने चाहिए। तो उसी श्रृंखला में आज आपको एक महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा, आप उस सवाल को समझेंगे और उस सवाल यदि आपके मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आ जाता है तो आप और भी पूरी क्लासें भी बहुत कम खर्चा देकर इसे कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न है, 4.5 सेंटीमीटर का एक घन अपने आधार पर खड़ा है, इसका ऊर्ध्व फलक 60 अंश के कोण पर है, इस घन का अनुविच्छेद व उद्विच्छेद खींचिए। देखिए, पहले इसकी भाषा को समझना पड़ेगा। प्रश्न को एक बार और समझ लें। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बोर्ड पर आ रहा है। 4.5 सेंटीमीटर का एक घन अपने आधार पर खड़ा है, इसका ऊर्ध्व फलक से 60 अंश के कोण पर है, इस घन का उद्विच्छेद व अनुविच्छेद खींचो। देखो, सवाल को अगर आप समझ लेते हैं सरल भाषा में तो सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि आप प्रश्न को पढ़ें, उसमें लिख रहा है 4.5 सेंटीमीटर का एक घन। घन किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। घन वो कहलाता है जिसकी 6 भुजाएं, जो एक ठोस के रूप में होता है, चारों तरफ से उसकी भुजाएं एक ही नाप की होती हैं, तो वो घन कहलाता है। वो घन कहलाता है। देखो, इस प्रकार का ये घन है, इसकी सारी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की हैं और चारों तरफ की इसके एक घन में 6 फलक होते हैं। तो ये ठोस जो है ये घन है। अब जैसा कि वो प्रश्न कह रहा है, इसकी भुजा जो है ये कितनी है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सब भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर के है। ये घन अपने आधार पर खड़ा है। आधार का मतलब है जमीन पर। ये हमने जमीन पर इस प्रकार से खड़ा हुआ है, जमीन पर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसका ऊर्ध्व। ऊर्ध्व किसे कहते हैं? देखिए, संस्कृत का शब्द है, इसमें कहते हैं अनुविच्छेद और उद्विच्छेद। अनु माने जमीन, जिसे हम अंग्रेजी में प्लान भी कह देते हैं, और उद्विच्छेद कहते हैं दीवार को, जिसे हम एलिवेशन भी कह देते हैं। उद्विच्छेद मतलब दीवार। आप इस शब्द को समझ लें साधारण भाषा में। ये सवाल मैं आपको ऐसा कराऊंगा, बिल्कुल सरलता पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। तो सवाल अनुविच्छेद आप लिख लें, अपने नोट्स पर लिख सकते हैं। अनुविच्छेद माने जमीन, और या उसे प्लान भी कहते हैं। और उद्विच्छेद माने दीवार। संस्कृत का शब्द उर्द माने दीवार, और विच्छेद मतलब उसकी परछाई, दीवार पर पड़ने वाली परछाई। तो उर्द विक्षेप, और उसका उसे अंग्रेजी में एलिवेशन भी कह देते हैं। तो इसको जो फलक है ये होता है फलक, जो पृष्ठ होता है ये फलक होता है। ये फलक है, ये चारों तरफ के फलक है। ये जो है दीवार से 60 अंश के कोण पर है, मतलब सीधा नहीं रखा हुआ है, थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। इस प्रकार से दीवार से, जैसे ये हमारी दीवार है, यूं सीधा न चिपक करके थोड़ा यूं है, इस प्रकार से 60 अंश के कोण पर रखा हुआ है। तो इसका उद्विच्छेद व अनुविच्छेद बनाओ। उद्विच्छेद का मतलब है दीवार पे क्या इसकी परछाई जाएगी, और अनुविच्छेद का मतलब है जमीन पर क्या परछाई जाएगी। तो मेरे बच्चों, इस सवाल को समझने के लिए आप ये देखें, जो भी वस्तु जमीन पर रखी हुई होती है, हम उस पर सबसे पहले टॉर्च के द्वारा प्रकाश गिरते हैं। किसके द्वारा गिरते हैं? टॉर्च के द्वारा। सादा भाषा में बिल्कुल आपको समझा रहा हूं, विशेषज्ञ बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, सादा भाषा में इस सवाल को समझो। हमने एक वस्तु जमीन पर रखी हुई है, हमने टॉर्च से इसके ऊपर प्रकाश गिरा। जब हम इससे टॉर्च पर इसके ऊपर प्रकाश गिरेंगे तो इसकी परछाई जमीन पर कैसी जाएगी? चौकोर जाएगी। आप इसे भली प्रकार समझ गए। जब सामने से परछाई ऊपर से गिरेंगे सबसे पहले तो इसकी परछाई जमीन पर जाएगी,
तो जमीन पे जो परछाई जाएगी वो वाला आपको चित्र बना देना है, उसे कहते हैं अनुविक्षेप। फिर दूसरा आ जाओ, फिर हम टॉर्च का प्रकाश दूसरा सामने से घेरेंगे। कहां से घेरेंगे? सामने से। नंबर 2, सामने से घेरेंगे तो उसकी परछाई सामने से जब हम घेरेंगे तो उसकी परछाई जाएगी दीवार पर, तो जो दीवार पर परछाई जाएगी उसका चित्र आपको बनाना पड़ेगा, वही उसका उद्विक्षेप या एलिवेशन कहलाएगा। अब आप इसके कुछ नियम है उसे आप समझ सकते हैं। पहला नियम क्या है? पहले हम प्रकाश ऊपर से घेरते हैं। कहां से? ऊपर से घेरते हैं और उसकी परछाई कहां बनती है? परछाई जमीन पर बनती है। लिख लेना, बार बार वीडियो को 2 बार चला के कर लेना, फिर आराम से लिख लेना। पहले हम प्रकाश ऊपर से घेरते हैं, जिसकी परछाई जमीन पर पड़ती है उसे अनुविक्षेप कहते हैं। पहला तो हमारा ये हो गया। नंबर 2, इसका 2 नियम क्या है? फिर हम प्रकाश सामने से घेरते हैं। कहां से घेरते हैं? सामने से। और जिसकी परछाई कहां पड़ती है? दीवार पर पड़ती है। दीवार पर पड़ती है, उसे हम एलिवेशन कहते हैं। इसको आप दोनों नियमों को लिख लेना। फिर तीसरा नियम क्या आ गया इसका? तीसरा नियम इसका क्या आ गया? तीसरा नियम आएगा जो बिंदु, देखो तीसरा नियम, ये बिंदु है, इसका मैंने नाम लिख रखा है। इस बिंदु को देखे मैंने नाम लिख रखा है। क्या लिख रखा है? ABCD। जब हम ये वस्तु यूं रखी हुई है, ऊपर से प्रकाश गिरेंगे तो इस पर उजाला जाएगा, प्रकाश ऊपर वाले हिस्से पर प्रकाश जाएगा। तो ये बिंदु इनके नाम है, जिन नामों पर टॉर्च की रोशनी डायरेक्ट जा रही है। जिन बिंदु पर प्रकाश डायरेक्ट जाता है उन बिंदुओं को बाहर की ओर लिखा जाता है। फिर समझ लो, जिन बिंदुओं पर प्रकाश डायरेक्ट आता है, टॉर्च की रोशनी डायरेक्ट इन बिंदुओं पर आ रही है, उन बिंदुओं को बाहर की ओर लिखा जाता है। चौथा नियम है, जो बिंदु छिपे हुए होते हैं उन्हें बिंदुओं को अंदर की ओर लिखा जाता है। उन बिंदुओं को अंदर की ओर लिखा जाता है। ये इसके 4 नियम है। आप इस वीडियो को 2-2 बार चला करके देख लेना और इस बात को लिख लेना। पहला नियम क्या है? ऊपर से प्रकाश गिरते हैं और परछाई कहां पर पड़ती है? जमीन पर पड़ती है, उसे अनुविक्षेप कहते हैं। फिर हम प्रकाश सामने से गिरते हैं, जिसकी परछाई दीवार पर पड़ती है, उसे हम उत्सेद या एलिवेशन कहते हैं। तीसरा नियम है, जब टॉर्च के द्वारा हम ऊपर से किसी वस्तु पर प्रकाश गिरते हैं और जिन बिंदुओं पर प्रकाश पड़ता है, टॉर्च की रोशनी जाती है, उन बिंदुओं को बाहर की ओर लिखा जाता है। चौथा नंबर, जो बिंदु छिपे हुए होते, डायरेक्ट टॉर्च की रोशनी उन पर नहीं जाती, लेकिन वो बिंदु छिपा हुआ होता है, माना ऊपर ए है और नीचे बी छिपा हुआ है, लेकिन बी पर रोशनी नहीं जा रही है, तो बी को कोष्टक में लिख देते हैं या अंदर की ओर लिख देते हैं। फिर इसके बाद में ये हमारी वस्तुएं, बहुत सारी ये वस्तुएं जिनके मैं प्लान आपको बनाने सिखाऊंगा और पेपर में ये आ जाते हैं हमारे प्लान। देखो इन वस्तुओं का हम नाम पहचान लेंगे, मैं बता दूंगा। देखो इसका नाम है घन। इसका नाम क्या है? ये घन है, आप देख सकते हो घन, देखिए। फिर इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं दंडगोल। इसका भी प्लान आता है, ये दंडगोल। इसका भी मैं चित्र बना के अगली वीडियो में आपको डाल दूंगा। फिर इसे कहते हैं क्या? सूची स्तंभ। क्या कहते हैं? हिंदी में सूची स्तंभ और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पिरामिड। इसका भी प्लान आता है। फिर इसके बाद आएगा शंकु। इसे क्या कहते हैं? शंकु। इसे शंकु कहते हैं, कौन भी कह देते हैं। इसका भी प्लान आपका आएगा, ये मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। फिर देखिए उसके बाद में क्या है आपका? यह है पंचभुज। पंचभुजाकार, 5 भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5। इसका प्लान आ जाता है। और कभी कभी व्रत का भी आ जाता है। किसका आ जाता है? व्रत का, अर्धव्रत। तो इनके प्लान में बनाने आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को समझने के लिए बहुत आसान हमारा तरीका है।
इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस कागज जो आल्ट का आपको पेज मिलता है, इसको दो भागों में बांट लेते हैं, डॉट डॉट रेखा खींच लेते हैं, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर कितनी भी खींच सकते हैं, आधा सेंटीमीटर का बीच में गैप कर देते हैं, नीचे भी डॉट डॉट रेखा ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं WXYZ। अब आप कहोगे WXYZ ही क्यों ले रहे हो, वो इसे ले रहे क्योंकि कभी कभी आपके में तो इतना बड़ा प्लान नहीं है, कभी कभी जो बड़ी क्लासों के बड़े प्लान आ जाते हैं जिनमें जेड बहुत लास्ट तक के शब्द आ जाते हैं, टी तक एक्स तक, तो एक शब्द दो बार ना आ जाए इसलिए हम लास्ट वाले शब्द इसमें ले लेते हैं WXYZ। तो हमने ऊपर के हिस्से को कागज में क्या मान लिया है, ऊपर के हिस्से को हमने मान लिया दीवार, क्या मान लिया दीवार, जिसे उत्सेद कहते हैं या एलिवेशन कहते हैं, और कागज के नीचे वाले हिस्से को हमने क्या मान लिया जमीन, जिसे अनुविच्छेद भी कहते हैं और प्लान भी कह देते हैं। तो ये हमने कागज को दो भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हमारा जो सवाल है, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं, ये हमारा सवाल देखो ध्यानपूर्वक समझो, ये सवाल ही आंसर है, पूरी बात अगर हम ढंग से समझेंगे तो सवाल पूरी बात कह रहा है। 45 4.5 सेंटीमीटर का घन, मतलब जिसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर की, ये घन है जो अपने आधार पर खड़ा, मतलब जमीन पर खड़ा है, इस प्रकार से जमीन पर खड़ा है। ये इसका फलक, इसका जो फलक है जमीन पर बिल्कुल दीवार से चिपटा हुआ नहीं है, दीवार से चिपटा हुआ नहीं है, कुछ तिरछा रखा हुआ है जो 60 अंश के कोण पर रखा हुआ है। इसका अनुविच्छेद और उत्सेद बनाओ। तो देखो पहले हम इसका रब बना लेते हैं, तो हमें रब बनाने से बहुत आसानी हो जाती है। हमने एक रब बना लिया, एक घन का रब बना लिया, इस प्रकार से ये हमारा तिरछा घन रखा हुआ था जमीन पर, हमने एक घन बना लिया। और ये पीछे की दीवार है जो दिख नहीं रही है हमें, लेकिन है, ये घन बना लिया। इसका हमने नाम लिख लिया A, इसका नाम रख लिया B, और ऊपर का नाम रख लिया C, और नीचे का नाम रख लिया D। क्या नाम रख लिया, ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, ये घन का जो ऊपर का हिस्सा है, इसका घन का जो ऊपर का हिस्सा है, इसका नाम रख लिया ABCD, ये हमने नाम रख लिया। अब देखो इसका A के नीचे जो नाम आ रहा है, इसका A के नीचे हमने नाम रख लिया A डैश, A के ऊपर एक छोटा सा डंडा लगा दिया डैश का, मतलब A का छोटा भाग, A डैश दूसरा पार्ट है ये। B के नीचे लिख दिया B डैश, और देखो C के नीचे लिख दिया C डैश, और D के नीचे लिख दिया नीचे वाले का नाम D डैश। अब फिर दोबारा समझो, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, और देखो ये A है तो A के नीचे इसका नाम क्या रख दिया A डैश, B के नीचे रख दिया B डैश, D के नीचे रख दिया D, C डैश के नीचे C डैश, और D के नीचे वाले का नाम रख दिया C डैश। हमने सारे बिंदुओं का नाम रख दिया। अब वो जो कोण कह रहा था, ये हमारा सीधा न रह करके 60 के अंश के कोण पर है, तो हमने प्रकाल में क्या, ये जो हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली डॉट डॉट, इसका नाम रखा WX, आधा सेंटीमीटर का गैप करा, इसका नाम रखा Y, और इसका नाम रखा Z, और बीचा बीच में 5 पर निशान लगा दिया, बीचा बीच में। कागज क्योंकि हम आईटी के स्टूडेंट हैं तो कागज के बीचा बीच में चित्र बनाएंगे तो हमारा अच्छा बनेगा, बना लिया। अब इसमें हमने क्या करा, चांदा रखा D, क्या रखा D रखा, इस प्रकार से यह D रखा, नीचे की ओर ये D रख दिया, और इधर से गिना 10, भारे वाले गिने 10 20 30 40 50 60, ये 60 हमारा यहाँ बैठ रहा है निशान। अरे हमारी भुजा कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर की भुजा है, पैमाने पर हमने नाप करके 4.5 सेंटीमीटर इसमें रेखा खींच दी, ये 4.5 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच दी, ये रहा 4.5। और देखो डी का इस्तेमाल करेंगे वरना कोण हमारा बिगड़ जाएगा। इस पर बीचों बीच में यहाँ कोण रख करके इस पर लाइन पर 90 अंश का कोण यहाँ ले लिया, देखो ये रहा, और ये भी 4.5 ले लिया, और देखो इसे भी ये खींचा और इसे भी मिला दिया हमने, ये 4.5 का हमारा भुजा ले ली, 4.5 और 4.5। ये हमारा घन है जो हमारा जमीन पर क्या हुआ है, जमीन पर इस प्रकार से रखा हुआ है। हमने टॉर्च की रोशनी ली तो हमारी परछाई इस प्रकार से चली गई, इस प्रकार से चली गई। समझो हमारी जो परछाई है वो देखो इस वाले प्रकाश जो गया वो इस वाले हिस्से पर गया है, इस वाले हिस्से पर टॉर्च का प्रकाश हमने डाला, इस वाले हिस्से पर पड़ा। जब हमारा टॉर्च का प्रकाश इस वाले हिस्से पर पड़ा, किस किस पर गई रोशनी, ए पे भी गई, तो ये हमने ए नाम लिख दिया ए। और देखो किस पे गई,
बी पे भी गई, बी भी नाम लिख दिया बी। फिर देखो किस पे गई, सी पे भी टॉर्च की रोशनी गई, सी नाम लिख दिया। फिर देखो डी पे भी टॉर्च की रोशनी गई, हमने डी भी नाम लिख दिया। ये हमारी इस प्रकार से चित्र बन के, अनुविच्छेद बन के हमारा तैयार हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ए के नीचे कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है जिसपे टॉर्च का प्रकाश जा नहीं रहा है और शीट में बिल्कुल नीचे आ रही है। तो ए के नीचे कौन छुपा हुआ है, ए डैश। तो हमने कोष्टक में यहां ए डैश लिख दिया, ए डैश। और बी के नीचे देखो कौन छुपा हुआ है, बी डैश। बी के नीचे छुपा हुआ है बी डैश। और सी के नीचे कौन छुपा हुआ है, सी डैश। और डी के नीचे कौन छुपा हुआ है, डी डैश। जो बिंदु टॉर्च की रोशनी में डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं लेकिन उसके नीचे छिपे हुए हैं, उन्हें भी हमने लिख लिया। ये हमारा प्लान बनकर बिल्कुल तैयार हो गया, प्लान बन गया। अब हम क्या करेंगे, सामने से टॉर्च की रोशनी घेरेंगे, सामने से हमारे इन बिंदुओं पे जाएगी। देखो टॉर्च की रोशनी से समझने की जरूरत है। देखो जब ये तिरछा रखा हुआ है तो टॉर्च की रोशनी इस वाले हिस्से पर भी जाएगी और इस वाले हिस्से पर, इन दोनों हिस्सों पर जाएगी। अगर सीधा रखा होता तो खाली सी इस पर जाती, लेकिन अब थोड़ी सी इस पर भी जाएगी और इस पर भी, इन दो वाले फलकों पर जाएगी। तो हमने क्या करा, इसे डॉट डॉट ऊपर ले गई है। हर बार हमें ये काम करना है। चाहे हमारा प्लान का कोई भी सवाल आवे, इसे प्लान का सवाल कहते हैं। देखो सारे पॉइंटों को दीवार तक ले जाओ और इसको भी डॉट डॉट ऊपर ले जाओ, इस वाले प्लान को भी। हमने सारे पॉइंट ए को भी ऊपर ले गए, बी को भी ऊपर ले गए, सी को भी ऊपर ले गए, डी को भी ऊपर ले गए, सारे को ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद अब इसकी भुजा की नाप कितनी है, 4.5 है। कितनी है, 4.5। तो हमने ये सीधी रेखा खींच दी 4.5 की, और हमारी बाहरी रेखा 4.5 की ये भी आ रही है, और इसे हमने 4.5 इसे मिला दिया। देखो ये भी 4.5 और ये भी 4.5, और देखो इसे भी डॉट डॉट ये भी ले गए, और देखो ये भी ले आए ऊपर तक। क्योंकि अब तुम देखो ये जो हमारा बिंदु है, ये जो ऐसे रखा हुआ था, तो देखो ये वाली रेखा भी ऊपर जा रही है, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है। हमारे सारी रेखाएं ऊपर तक इसमें जा रही हैं। बाहरी रेखा भी ये जा रही है और ये जा रही है। तो हमने ले गए ये जो बी वाली जो रेखा है, ये जो हमारी पीछे आ रही है, ये बी वाली रेखा कहां है, पीछे। तो इसे हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ रही है, ये पीछे आ रही है। बाकी 3 रेखा देखो, एक तो ये पूरी रेखा पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है, एक इस वाली रेखा पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है, और इस पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है। तो मतलब कौन कौन सी रेखा है, देखो पहले तो इस पर प्रकाश पड़ रहा है, तो इसका नाम लिख दो ए, और इसके ए डैश पे भी डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है। अब तो ये सामने आ रहा है नीचे, ए डैश। फिर किस पर पड़ रहा है, सी पे भी प्रकाश पड़ रहा है, तो देखो सी लिख दिया। और देखो सी डैश पे भी प्रकाश पड़ रहा है, ये सी डैश भी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, डी। देखो डी पे भी प्रकाश पड़ रहा है और डी डैश पे भी प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन अब ये क्या है, बी पे प्रकाश नहीं पड़ रहा, ये छिपा हुआ है, पीछे आ रहा है बी। तो इसे कोष्टक में लिख दो, और ये भी पीछे आ रहा है, छिपा हुआ है, और इसे भी कोष्टक में लिख दो। और ये 4.5 सेंटीमीटर का चारों तरफ से बन गया। ये हमारा घन का प्लान हो गया। इसे एक बार समझो। हमने क्या करा, पहले कागज को 2 भागों में बांटा, 10-10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, आधा सेंटीमीटर का गैप करा। उसके बाद में हमने ये रफ बना लिया, घन 4.5 सेंटीमीटर का, 60 अंश का कोण ले लिया। इधर 60 अंश, इधर क्या ले लिया हमने, 60 अंश के कोण पे एक 4.5 की रेखा खींची, और इधर की तरफ चांदा लगा के 90 की रेखा इधर खींची, इस पर चांदा लगा के इधर की 90 की रेखा खींची, ये खींच दिया। पहला हमारा प्रकाश किस पे जा रहा है, ए पर जा रहा है, ए लिख दिया। बी पे जा रहा है, बी लिख दिया। सी पे जा रहा है, सी लिख दिया। डी पे जा रहा है, डी लिख दिया। फिर हमने देखा ए के नीचे कौन छिपा हुआ है, ए डैश, यहां नीचे लिख दिया। बी के नीचे कौन छिपा हुआ है, बी डैश, ये लिख दिया। सी के नीचे कौन छिपा हुआ है, सी डैश, ये लिख दिया। डी के नीचे कौन छिपा हुआ है, डी डैश, ये लिख दिया। और सारे बिंदुओं को, जितने भी बिंदु हैं, उन्हें दीवार तक ले गए। इतना काम कर लिया। अब भुजा की नाप कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर हमने सीधी रेखा खड़ी करी और ये खड़ी करी। तो हमारा तुम देखो, जो टॉर्च का जो प्रकाश पड़ रहा है वो इतने हिस्से पर पड़ रहा है, इस पर टॉर्च आ रही है, इस वाले हिस्से पर।
इस वाले हिस्से पे, इसलिए हमने ये डायरेक्ट ले लिया। और ये जो पीछे का हिस्सा कोना है, इस पर टॉर्च का प्रकाश नहीं पड़ा, इसलिए हमने ये हिस्सा डॉट डॉट ले लिया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा रहा। अब हमने इनका नाम लिखे, देखो किस किस पर टॉर्च का प्रकाश आ रहा है। अब तुम देख लो टॉर्च का प्रकाश जो सामने से किस किस पर पड़ रहा है, देखो किस किस पर पड़ रहा है। देखो इस वाले हिस्से पर पड़ रहा है, इस वाले हिस्से पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है, और देखो इस वाले हिस्से पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है। तो ए पे पड़ रहा है, हमने ए लिख दिया। ए डैश पे भी प्रकाश पड़ रहा है, डायरेक्ट ए डैश भी लिख दिया। और देखो फिर किस पर पड़ रहा है, सी पे, सी पे पड़ रहा है, सी लिख दिया। सी डैश पे प्रकाश पड़ रहा है, सी डैश लिख दिया। डी पे प्रकाश पड़ रहा है, डी लिख दिया। डी डैश पे प्रकाश पड़ रहा है, डी डैश लिख दिया। और देखो ये पीछे बी, ये छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ को कोष्टक में लिख दिया। इस प्रकार से ये हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया एक घन का। तो भैया ऐसे ही तुम्हारे कई प्लान आएंगे। ये जो तुम्हारा पेपर है प्रावधिक कला का, ये 6 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में 10 प्रश्न आएंगे टिक मार्क वाले। उन टिक मार्क वाले जो प्रश्न है उनको समझना बहुत जरूरी है, खाली रट्टू विद्या से काम नहीं चलेगा। उन्हें पढ़ना समझना जरूरी है, तभी आप उनको लगा पाओगे। और जो कुछ मॉडल पेपरों से तैयारी कर रहे हैं तो उनसे सारे प्रश्न आने वाले नहीं है। इसका जो पूरा सिलेबस है मैं आपको अगली वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कितना सिलेबस है। तो वो प्रश्नों को सबको कर लो, बहुत आसान है। एक अक्षर लेकर आएगा वो कर लो, फिर घनाकृति छाया प्रकाश का अक्षर आएगा वो आएगा। और ये प्लान के सवाल आएंगे पूरे तरीके से। और वस्तु चित्रण में कलर, जो वस्तु चित्रण आता है उसमें प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व होता है। 60 नंबर प्रकाश के होते हैं। तो मैं बताऊंगा प्रकाश कैसे गिरेगा, कागज पर बना करके बताऊंगा। अगर आप ये मेरे वीडियो चैनल, इससे चैनल से जुड़े रहोगे तो आपकी क्लास होती रहेगी। और आप विशेष तैयारी चाहते हो तो बहुत कम खर्चा दे करके आपकी पेपर तक क्लास फिर चलेगी और आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। और उसमें आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, पूरी तैयारी होगी, रूबरू आप क्लास होगी, जूम ऐप पे आपकी क्लास चलेगी और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। और सभी क्लासें, रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल पे तो ऐसा कभी क्लास चल रही है कभी नहीं चल रही है, वो तो प्रचार के लिए डलती है, लेकिन उस पर आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। और जो मैं तैयारी कराऊंगा, आप मेरे पिछले कमेंट्स भी आईजीटी के, टीजीटी के देख सकते हैं कि जो मैंने कराया है स्टूडेंटों के कमेंट देख सकते हैं, वो पूर्णतः संतुष्ट हैं। और मैं विगत काफी वर्षों से इसकी परीक्षा की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टूडेंटों को करा रहा हूँ। आईजीटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, बीएफए की, एमएफए की, मूर्ति कला की, कला से संबंधित सारी तैयारी की मैं कराता हूँ। आप मेरे कमेंट्स पढ़ सकते हैं तो आप देख लोगे कि स्टूडेंट किस प्रकार से संतुष्ट हैं। तो अब टाइम आपका कम रह गया, 3 महीने का टाइम रह गया। फरवरी में आपका पेपर होने जा रहा है, दिसंबर आधा निकलने वाला है, तो फिर ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें बहुत कम खर्चा लेकर के आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा और आपको पूर्णतः संतुष्टि मिलेगी। सबसे बड़ी मेरी इस कोचिंग की विशेषता ये होगी, जब आप पेपर के बाहर निकलोगे तो आप कहोगे जो पढ़ाया वो यार पूरा ऐसा समझा दिया कि जो विशेषकर लड़कियां भी इस पेपर को दे रही हैं, जो पहले से पढ़ी हुई नहीं है, उन्होंने प्राविधिक कला वगैरह, टेक्निकल आर्ट वगैरह नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो उनको मैं कंप्लीट ये वो भी इस सवाल को समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसे समझ करके करना है, इस सवाल को समझ करके करना है, क्योंकि ये इसी से संबंधित फिर आपके टीजीटी में भी प्रश्न आते हैं। फिर आप जब टीजीटी में आते हैं तो रट्टू करना पड़ता है, रट्टू की जरूरत नहीं है। जो चीज तैयारी आप कर रहे हो वही चीज आपकी फिर टीजीटी में भी आने वाली है। टीजीटी में 125 प्रश्न आते हैं कला से संबंधित। अगर आप उनमें से 100 भी प्रश्न सही निशान लगा देते हो तो आपकी इंटर कॉलेज में जॉब बिल्कुल पक्के चांस हो जाते हैं। आपको सीटेट और क्या कहते हैं टेट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक टीजीटी का पेपर है जो 2 घंटे का होता है, 125, उसकी भी मैं तैयारी आपको कराऊंगा कला से संबंधित। बीच बीच में अपडेट दूंगा। जब आप मेरी इस कोचिंग से जुड़ जाओगे तो आपको कला से संबंधित सारी जानकारी, कला से संबंधित कहाँ कहाँ वैकेंसी निकल रही है, कौन कौन से इसके आर्ट के डिप्लोमे, उसमें एज लिमिट क्या है, क्या मान्यता है, कौन से कोर्स की क्या विशेषता है, प्राविधिक कला क्यों आवश्यक है, प्राविधिक कला स्टूडेंट क्यों कर रहे हैं, बीएड के समकक्ष कौन कौन सा कोर्स है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या आ रही है। जो पिछली बार टीजीटी का 22 में पेपर भरा था, उनकी परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है, उनका कैसा पेपर होगा, किस तरीके तैयारी होगी, कैसे नंबर बनेंगे, सारे A to Z आपको पूरी तैयारी मेरे एजुकेशन हिट चैनल से मिलेगी, जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921। आप इस नंबर को सेव कर लो। अगर कला के क्षेत्र में, कला के संबंध में रोजगार प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे तो इसका फायदा होगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, पर सबसे बड़ा फायदा आपको होगा 70 177 00921। ये नंबर आपकी डायरी पर, आपके कागज पर,
अब मोबाइल पर कला संकाय के नाम से सेव होना चाहिए, ताकि समय समय पर सारे अपडेट आपको मिलते रहे। जब आपको सारे अपडेट मिलेंगे, सारी जानकारी मिलेगी, पूरी तैयारी संतुष्टि आपको मिलेगी। तो इसे करो और लिख करके, अगर आप इसकी क्लास लेना चाहते हो बहुत कम खर्चे में, जो मैं क्लास खर्चे को आपके डायरेक्ट इस पर नहीं बता सकता, तो आप जब कमेंट्स करोगे व्हाट्सएप पर 70 177 009 के बाद अपना नाम लिखो, अपने शहर का नाम लिखो और नीचे लिखो प्रावधिक कला या टेक्निकल आर्ट या इंटर कला लिख दो। तो उसमें दो पेपर होते हैं आपके, एक तो होता है आलेखन वालों का, एक होता है चित्रकला आलेखन वालों का, और एक होता है प्रावधिक वालों का। दोनों की तैयारी मैं कराऊंगा अलग अलग, तो आप उसमें लिख दो, तो मैं आपको पूरी जानकारी उससे संबंधित, पेपर के सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी दे दूंगा। और आपकी क्लास कल से ही आपकी, जिस दिन से आप जो कर दोगे उसी दिन से आपकी क्लास है, आप इससे जुड़ जाओगे। धन्यवाद।